आज हम कांगो बेसिन के पिग्मी के बारे में अध्ययन करेंगे। कांगो बेसिन के जो पिग्मी है, इनको निग्रिटो के नाम से भी जाना जाता है। मानव जाति के ये अत्यंत सरल लोग हैं। इन्हें प्राय सर्वाधिक आदिमकालीन मानव कहा जाता है तथा आरंभिक विकासवादियों का मानना है कि मानवों को पशुओं के विकासवादियों द्वारा आरंभिक जो विकासवादी हैं वो ऐसा मानते हैं कि ये मानव को पशुओं के अधिक निकट माना गया है। ये लोग कंद मूल, बेर, फल, खाने योग्य पत्ते, कीड़े मकोड़े, मेंढक, मत्स्य, छिपकलियाँ तथा अन्य प्रकार के पशुओं को पकड़ सकते हैं। जंगलों से जिन चीज़ों को एकत्रित कर सकते हैं, उन्हें एकत्रित कर अपना जीवन यापन करते हैं। इन लोगों में कृषि, पशुपालन, स्थायी आवास, बहुसंगोत्र, सामाजिक समूहीकरण, विजय के लिए युद्ध, उपहार तथा शिकारी को पकड़ने, सामाजिक वर्ग, नागरिक नियम तथा तकनीकी ज्ञान जैसे कि मृत्तिका शिल्प, वस्त्र बनाना, टोकरी बनाना, धार्मिक अथवा नागरिक वास्तुकला का अभाव पाया जाता है। इनके जब हम निवास क्षेत्र की बात करते हैं, जब हम पिग्मी के निवास क्षेत्र की बात करते हैं तो कांगो बेसिन के निवासी हैं ये क्षेत्र लोग। और कांगो बेसिन का विस्तार विषुवत रेखा के दोनों ओर है अतः अत्यधिक ऊंचे भागों को छोड़कर जहां तापमान निरंतर ऊंचाई के अनुपात में कम होता है। जलवायु वर्ष पर्यंत उष्ण और आर्द्र रहती है। इस प्रदेश की जलवायु की बात करें तो यहाँ पर औसत मासिक तापमान 27 डिग्री सेंटीग्रेड रहता है। वर्ष भर संवहनिक वर्षा होती है। प्रदेश में वर्षा का वार्षिक औसत 250 सेंटीमीटर से अधिक रहता है। मार्च और सितंबर अत्यधिक वर्षा वाले महीने होते हैं। विषुवत रेखा से उत्तर और दक्षिणी ओर जाने पर मौसमी भिन्नता स्पष्ट दिखाई देती है। कांगो बेसिन की उष्ण और आर्द्र जलवायु घने वनों के विकास के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है। यहाँ घने वन, ऊंचे पेड़ पौधे मिलते हैं। पिग्मी लोग इन वनों से जलाने की लकड़ी, चमड़ा रंगने के लिए विभिन्न प्रकार के अर्क, रंग, गटापार्चा, बेत, बांस, सेमल की रुई, तेल, रबर तथा अनेक प्रकार की औषधियाँ जैसे कुनेन, कोकिन, कपूर आदि प्राप्त करते हैं। और इन वस्तुओं का आजकल अंतर्राष्ट्रीय व्यापार बहुत अत्यधिक प्रचलन में है। निवास क्षेत्र के बाद में इनके शारीरिक गठन की बात करें तो पिग्मियों का कद छोटा होता है। सामान्यतः इनकी ऊंचाई 1.33 मीटर अर्थात 52 इंच और 1.49 58 इंच के बीच मिलती है। पुरुषों की औसत ऊंचाई 1.46 मीटर 57 इंच तथा स्त्रियों का औसत कद 1.38 मीटर होता है। इनकी चमड़ी का रंग, त्वचा का रंग पीलापन अथवा ललाई लिए हुए भूरे रंग से गहरे भूरे रंग का होता है। इनका जबड़ा बाहर की ओर निकला हुआ होता है। नाखून चौड़े और नाक चपटी, आंखें बड़ी और काले छल्लेदार ऊनी बाल होते हैं। सांस्कृतिक और नस्लीय दृष्टि से तथा भोज्य पशुओं, कृषि कार्य में दक्षता, लोक कार्य और मिट्टी के बर्तन बनाने में अपने पड़ोसी निग्रो लोगों से ये भिन्न है। पिग्मियों का मुख्य कार्य जो है वो शिकार करना, पशुओं को पकड़ना और वनों से खाद्य वस्तुएं एकत्रित करना है। उनके पड़ोसी जो कृषक हैं उनके साथ सहजीवी संबंध होते हैं। ये लोग छोटे शिकार करते हैं, जंगली कंद मूल, फल और कीड़े मकोड़े एकत्रित करते हैं और पड़ोसी निग्रो लोगों से कृषि उत्पादों को प्राप्त करने के लिए व्यापार करते हैं। पिग्मी जो लोग हैं वो छोटे छोटे समूह में साधारणतः झोंपड़ियों में रहते हैं। इनकी झोंपड़ी 4 फुट ऊंची, 3 मीटर लंबी और लगभग 3 मीटर चौड़ी होती है। इसके अलावा पिग्मियों के जिस वर्ग की हमें सबसे ज़्यादा जानकारी है वे छितरे हुए उष्णकटिबंधीय मध्य अफ्रीका, जायरे, कांगो, गैबोन, कैमरून, रुवांडा और बुरुंडी में निवास करते हैं। अफ्रीकी महाद्वीप के पिग्मियों को पूर्वी, केंद्रीय तथा पश्चिमी वर्गों में विभाजित किया जाता रहा है। अफ्रीका के पूर्वी पिग्मी मबूती जायरे के इतूरी वन प्रदेश में निवास करते हैं। केंद्रीय पिग्मी कोंगो गणराज्य के भूभाग में फैले हुए हैं तथा पश्चिमी वर्ग के पिग्मी बोंगो के गैबोन में निवास करते हैं। कांगो बेसिन के बतवा समूह के बारे में अधिक जानकारी उपलब्ध है, जो पशुपालक, तुलसी, कृषि कार्य करने वाले हुटू तथा अन्य के साथ जायरे की किवी झील के चारों ओर के मैदान और उच्च पर्वतीय भागों तथा रुवांडा, बुरुंडी में रहते हैं। अधिक पश्चिम की ओर कांगो नदी के दक्षिण में पाए जाने वाले दलदली भाग में तवा और बसवा एक बड़ा समूह निवास करता है, जिसमें तवा पिग्मियों के समान निकट
निकटवर्ती जातियों की भाषा और संस्कृतियों को अपना लिया। बसवा वर्ग के पिग्मी मुख्यतः मछली मारने और पशुओं को पकड़ने पर निर्भर करते हैं, जीवन यापन करते हैं। कोंगो नदी के उत्तरी भाग में उबांगो नदी के वन प्रदेश में बबिंगा जाति निवास करती है, जो सांस्कृतिक दृष्टि में इससे पिग्मी जाति के अधिक निकट है। तवा और बसवा जातियाँ आज भी मुख्यतः खानाबदोश, आखेटक और खाद्य संग्राहक है। अधिक पश्चिम की ओर जाते हैं। कैमरून और गैबोन में अन्य पिग्मी समूह छितरे हुए रूप में मिलते हैं। भोजन कांगो बेसिन में भोजन संग्राहक और आखेटक पिग्मी छोटे छोटे समूह में निवास करते हैं। पिग्मी निर्जन अथवा निर्जन समान क्षेत्रों के निवासी हैं तथा एक स्थान से दूसरे स्थान पर निरंतर विचरण करते रहते हैं। धनुष और विष बुझे बाणों से शिकार करते हैं तथा कुछ पिग्मी शिकार करने के लिए कुत्ते भी रखते हैं। फिर भी इनकी भोजन की जो आपूर्ति है वो वृक्षों, पौधों, काष्ठ, फल, पक्षियों, कीड़े मकोड़ों तथा छोटे शिकार द्वारा होती है। पिग्मियों का जो मुख्य भोजन है वो मुख्यतः पेड़ पौधों, आखेट और मछलियों से प्राप्त होता है। ये लोग अनेक प्रकार के बेर, काष्ठ, फल, पत्तियाँ, कंद मूल, विशेषकर लंबी गांठ वाले रतालू एकत्रित करते हैं। यही इनका मुख्य भोजन होता है। अपनी लाठियों के माध्यम से ये ज़मीन को खोदकर रतालू प्राप्त करते हैं तथा कभी कभी आग में पकाकर कठोर नोक वाली लकड़ी द्वारा 2 या 3 फीट भूमि खोदकर रतालू निकालते हैं। भोजन सामग्री एकत्रित करने का मुख्य कार्य स्त्रियां करती है, परंतु पुरुष भी इसमें सहयोग करते हैं। प्रतिकूल जब मौसम होता है तो उसमें परिवार की दैनिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए सुरक्षित भंडार रखते हैं। मुख्य भोजन सूर्यास्त के समय होता है। बहुधा ये लोग प्राय कुछ नाश्ता कर लेते हैं। जिस खाद्य पदार्थ को ये सीधा नहीं खाते उसे हरे बांस की लंबी नलिकाओं में पकाकर खाते हैं। वर्ष की किसी निश्चित ऋतु में अनेक प्रकार के फल प्रचुर मात्रा में उपलब्ध होते हैं। ऐसे समय में पिग्मी अपने प्रदेश को संवारने का कार्य करते हैं और फलों को एकत्रित करके उत्सव मनाते हैं। पिग्मियों का जो आखेट है वो अनियमित और केवल छोटे शिकार तक सीमित रहता है। बाघ, तेंदुआ, चीता, हाथी इत्यादि बड़े और मांसाहारी पशुओं से के शिकार से ये बचते हैं। मुख्य रूप से छोटे जो पशु पक्षी हैं उनका शिकार करते हैं, जैसे गिलहरी, चूहे, पक्षी, छिपकलियाँ, बंदर और जंगली सूअरों का शिकार किया जाता है। भारी और मोटी लकड़ी के अतिरिक्त अग्नि द्वारा कठोर की गई नोक वाले तीर इनके मुख्य अस्त्र होते हैं। शिकार को मारने के लिए धनुष का उपयोग करते हैं, जो वृक्ष की लचीली टहनी मोड़कर बना लिया जाता है, जिसके दोनों छोर पतले होते हैं और ये तांत से ये छोर बंधे रहते हैं। धनुष को वृक्ष के रेशे वाली छाल से मढ़ा जाता है। भारी बांस के एक गज लंबे दंड से तीर तैयार करते हैं, जिसके अंतिम सिरे पर 2 पंख लगे होते हैं और तीर की नोक पर विष लगाते हैं। ये विष वृक्षों की खाल से निकाला जाता है और वृक्षों पर व्यक्तिगत अधिकार होते हैं। विष प्राप्त करने के लिए पिग्मियों को अधिक दूरी की यात्राएं करनी पड़ती है। वृक्षों की छाल को उतार कर और उसके रस को निकाल कर गर्म कर काले रंग का चिपचिपा पदार्थ तैयार करते हैं और ये ताज़ा विष छोटे पशु और पक्षियों के लिए बहुत ही घातक होता है और कुछ ही क्षण में बंदरों और जंगली सूअरों के प्राण हर लेता है। अधिक बड़े पशुओं का जब ये लोग शिकार करते हैं तो विषैली लताओं से अधिक विषाक्त रस प्राप्त कर पिट्टी में मिलाकर उपयोग में लिया जाता है। शिकार को फंसाने के लिए पिग्मी फंदे, झटकेदार फंदों का उपयोग करते हैं तथा पक्षियों को पकड़ने के लिए जंगली अंजीर के वृक्ष से चिपचिपा रस निकालकर बांस की कपचियों पर लगाते हैं। जब पक्षी इन चिपचिपी कपचियों पर बैठते हैं तो उनके पैर रस से चिपक जाते हैं, उनको ये लोग पकड़ लेते हैं। वस्त्र कांगो बेसिन का धरातल कम ऊंचाई वाला होने और उष्ण आर्द्र तथा जलवायु के कारण पिग्मियों को वस्त्रों की आवश्यकता नहीं होती। इसी कारण बहुत से पिग्मी बिना वस्त्र के रहते हैं। अनेक लोग तो पूर्णतः नेक्ड अवस्था में रहते हैं। वृक्षों की छाल और वनस्पति जैसे से बनी लुंगी अपने चारों ओर लपेटे रखते हैं। उपकरण पिग्मियों के उपकरण औजार बहुत ही सीमित और साधारण होते हैं। आग से कठोर की गई बाँस की फलक जो साधारण बाँस की भी काट सकती है और इसकी धार काफ़ी समय तक रहती है की सहायता से अन्य औजार बनाते हैं। भूमि खोदने के लिए बेंत की छड़ी और लकड़ी तथा धनुष बाण इनके मुख्य औजार होते हैं। व्यापार पिग्मी अपने जो कृषक पड़ोसी हैं उनके साथ सहजीवन संबंधों में बंधे हैं, जिनके साथ वे व्यापार करते हैं, सामाजिक तथा सांस्कृतिक कार्यों में भाग लेते हैं। पिग्मी अपने जो पड़ोसी कृषक हैं उनके साथ
मौन व्यापार साइलेंट ट्रेड करते हैं। ये लोग रात्रि में अपने बंटू कृषक पड़ोसियों की बस्ती में जाकर एक निश्चित स्थान पर पत्तियों में लपेटकर मांस रखाते हैं और दूसरे दिन उसी स्थान पर इनकी आवश्यकता की कृषि उपज रखी मिलती है, उसे ये लोग उठा लाते हैं। क्योंकि दोनों ओर के समूह एक दूसरे की परंपरागत आवश्यकताओं को जानते हैं और प्रत्येक सौदों में वस्तुओं का मूल्य लगभग बराबर होता है, इस कारण ये शांत व्यापार चलता रहता है। इस व्यापार में बंटू कृषकों की तुलना में पिग्मी कमज़ोर वर्ग होता है, अतः कुछ मात्रा में अन्याय और शोषण की संभावनाएं बनी रहती हैं। जब आकेटक पिग्मी ये अनुभव करता है तब वह उसकी वस्तु को न ले जाकर अपना रोष प्रकट करता है। तब दूसरे दिन कुछ अनुपात में उस सामग्री में बंटू कृषक वृद्धि कर देते हैं। यदि पिग्मी संतुष्ट हो जाता है तो उस वस्तु को ले जाता है। और कई बार ऐसे अनुभव भी देखने को मिलते हैं कि आकेटक पिग्मी ये अनुभव करता है कि उसके साथ छल हुआ है और वह क्रोधवश जहरीले बाण तथा उसी प्रकार के किसी शस्त्र से उसकी हत्या कर देता है। परंतु ऐसे अवसर अपवाद स्वरूप ही देखने को मिलते हैं और ये मौन व्यापार बिना किसी बाधा के निरंतर चलता रहता है। पिग्मियों की जो संस्कृति है वो आदिकालीन अवस्था में यद्यपि इनमें ऊंची जन्म दर पाई जाती है, किंतु महामारियों के कारण जनसंख्या में वृद्धि नहीं हो पाती। वास्तव में देखा जाए तो पिग्मी प्रकृति के दास हैं। स्त्रियां कठोर परिश्रम करती है तथा अरक्षितता से पीड़ित रहती है, जिसके कारण वे शारीरिक दृष्टि से कमज़ोर हो जाती है और उनमें जीवन शक्ति कमी रहती है। इस कारण इन लोगों में जन्म दर में कमी हो जाती है, जिससे ये लोग किसी जादू अथवा दुर्घटना का परिणाम मानते हैं। संक्षेप में देखा जाए तो पिग्मी प्रकृति से निकट का सहजीवन व्यतीत करते हैं तथा इनको जो पड़ोसी हैं वो कृषक होते हैं। पिग्मी समूह के अनेक लोग स्थायी कृषकों के निकट ही निवास करते हैं और ये क्षेत्र वन उत्पादों के विनिमय के लिए जाना जाता है। इनमें से अनेक पिग्मी निग्रो लोगों से मौन व्यापार करते हैं। अनेक पिग्मी मौन रूप से निग्रो ग्रामों से जुड़े रहते हैं। इन दोनों समूह में आपसी समझ होती है। पिग्मियों को जब खाद्य पदार्थों की आवश्यकता होती है तब वे निग्रो लोगों के केले के उपवन में जाकर मांस रख देते हैं। इस प्रकार दोनों के बीच मौन व्यापार चलता रहता है। पिग्मी स्वतंत्र लोग हैं जो वातावरण का उपभोग बिना उसे अधिक हानि पहुंचाए कर रहे हैं। उनकी जीवन शैली और सांस्कृतिक विश्वास बहुत कुछ रूप में भौतिक पर्यावरण से नियंत्रित और संचालित होता है। थैंक यू।